हेलो। कैसे हो दोस्तों? राजस्थान सेवा नियम अपन ने कंप्लीट कर लिए। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन ने कंप्लीट कर लिया। अंकेक्षण का भी अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज अपन दूसरा टॉपिक करेंगे। मैं विक्रांत यादव लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन दूसरा टॉपिक करेंगे जो अपना चल रहा है। उस टॉपिक में भी अपन ने कुछ कल कर लिया था, कुछ आज करेंगे और कल वो टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। टोटल अपने को ऑडिट में कितने टॉपिक करने हैं दोस्तों? 7 टॉपिक करने हैं, जिसमें से एक अपन कर चुके हैं, दूसरा अपना चल रहा है। तो दोस्तों, अंकेक्षण कार्यकारी प्रपत्र। दोस्तों, ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते क्या हैं, आप सबको ये बात पे ध्यान देना होगा। ये ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स होते क्या हैं दोस्तों? जब अंकेक्षण क्या करता है, अंकेक्षक क्या करता है दोस्तों, पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले एक एक पेज का। सॉरी, पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इन्हीं पेज में रफ कार्य करूंगा, समझाते हुए चलूंगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले ले, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दोस्तों, यहाँ तक के 11 पेज हुए हैं। 11 पेजों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक एक पेज को मैं समझाते हुए चलूंगा। दोस्तों, अंकेक्षण कार्यकारी प्रपत्र, दोस्तों सबसे पहले समझिएगा। आपको समझ में आगे अगर आगे ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते क्या है तो आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, अंकेक्षण कार्यकारी प्रपत्र क्या होते हैं दोस्तों? जब ऑडिटर क्या करता है, अंकेक्षण का कार्य करता है। जब कोई सीए क्या करता है, अंकेक्षण का कार्य करता है। तो दोस्तों, वो क्या करता है? व्यवसाय की जानकारी प्राप्त करता है। तभी तो उसी हिसाब से नियमों के आधार पे अंकेक्षण कर पाएगा। व्यवसाय कैसा है ये जानकारी प्राप्त करता है। लेखों की जानकारी प्राप्त करता है कि कौन सी लेखा विधि का प्रयोग किया गया है, कौन सी लेखा विधि का प्रयोग किया गया है, लेखा किस प्रकार से रखे गए हैं। आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कैसी है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करता है। इसी प्रकार से और क्या क्या जानकारियां प्राप्त करता है, इसी प्रकार से पीएनएल अकाउंट पिछले वर्ष का देखता है, ताकि पता लगे कि पिछले वर्ष लाभ कितना था और अब कितना लाभ हुआ है। तुलनात्मक अध्ययन कर सके और पिछले वर्ष के लाभानी खाते में कोई मदे दिखाई गई हो और कभी इस खाते में भी दिखा दी गई हो इस वर्ष के में भी, तो इसलिए पिछले वर्ष का लाभानी खाता। बैलेंस शीट का भी जानकारी प्राप्त करता है। लाभानी खाते की भी कॉपी प्राप्त करता है। पिछले वर्ष की बैलेंस शीट की जानकारी, पिछले वर्ष जिसने अंकेक्षण किया था उससे पिछले वर्ष के बैलेंस शीट और खातों के संबंध में कुछ जानकारियां प्राप्त करता है। कंपनी के मालिक, कंपनी के डायरेक्टर्स से भी कुछ जानकारियां प्राप्त करता है। अंकेक्षण कार्य में ये मदद मिलती है इनसे। कौन सी कौन सी स्टॉक स्टॉक मूल्यांकन मूल्यांकन विधि काम में ली गई है। इस प्रकार अंकेक्षक क्या करता है दोस्तों? बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करता है। उनके आधार पर अंकेक्षण कार्य करता है। बैलेंस शीट में पिछले साल जो संपत्तियों का मूल्य दिखाया गया है,
है, उसके बाद में कितनी संपत्ति और खरीदी गई, कितनी बेची गई, उनको घटा करके इस वर्ष जो खातों में संपत्ति दिखाई गई है वो संपत्ति आ रही है या नहीं आ रही है, ये गड़बड़ कर रखी है कुछ, तो इसके आधार पे ये सब चेकिंग्स करता है। और जो ये चेकिंग्स करता है जानकारियों के आधार पर, लेखों के आधार पर, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को चेक करके पिछले साल के लाभ हानि, बैलेंस शीट, इस वर्ष से संबंधित कोई महत्वपूर्ण गलती पकड़ी गई है, लेखांकन में कोई कपट पकड़ा गया है, कोई बिल नहीं मिला, कोई बिल गायब थे, तो इन सब के बारे में जानकारी वो लिखते हुए चलता है। कंपनी के नियमों के बारे में भी जानकारी लिखते हुए चलता है, उप नियमों के बारे में भी। तो दोस्तों ये अंकेक्षण के कार्य करने के लिए उसको जो जो जानकारियां इकट्ठी करता है और वो लिखते हुए उनको चलता है, समय समय पर उन जानकारियों के आधार पर चेकिंग्स करता है, तो ये कार्य अंकेक्षण वर्किंग पेपर्स में होता है। तो आपसे पूछे कि अंकेक्षण वर्किंग पेपर्स कैसे होते हैं, तो सदैव लिखित में होते हैं दोस्तों। पेपर शब्द यूज हो रहा है, पेपर तो लिखा हुआ होगा, कागज पे लिखा हुआ ही होगा। तो अंकेक्षण कार्यकारी पत्र कैसे होते हैं, सदैव लिखित में होते हैं, एक बात आपको याद रखनी है। दूसरा, अंकेक्षण वर्किंग पेपर्स होते हैं जब दोस्तों आप रफ कार्य करते हो। दोस्तों आपको एसएससी सीजीएल की एग्जाम दी होगी आपने, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपने कोई एग्जाम दी हो, या फिर अपनी एग्जाम देते हैं अपन, तो उसमें पीछे रफ कार्य के लिए अलग से पेज होते हैं, आप सबको पता होगा। तो जब रफ कार्य के पेज होते हैं उनमें रफ कार्य करते हैं तो वो वर्किंग पेपर होता है एक तरह से। दोस्तों अपन गणित के सवाल सोल्व करने समय जो रफ कार्य करते हैं, जो जो जानकारियां लिखते हैं, कैलकुलेशंस करके देखते हैं, वो सब रफ कार्य होता है। तो दोस्तों अंकेक्षण कार्यकारी प्रपत्र कुछ इसी प्रकार से एक तरह से अंकेक्षक के लिए रफ कार्य का काम करते हैं। इसके अंतर्गत वो जो जो उसको अंकेक्षण कार्य करने के लिए जानकारी आवश्यक है वो लिखता है, जो जो उसको अंकेक्षण के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है वो सब लिखता है, जो जो उसको ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ता है, तो इससे संबंधित जो अंकेक्षण कार्य करने के करते समय उसकी मदद करने के लिए वो जो जो कागज तैयार करता है वो सब क्या कहलाते हैं, अंकेक्षण कार्यकारी पत्र कहलाते हैं। ये दोस्तों पेपर हो गया, प्रपत्र हो गया, तो लिखित में होते हैं सदैव। ये निजी संपत्ति होती है अंकेक्षक की दोस्तों, सीए की होती है संपत्ति। ये ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होती है अंकेक्षण, ऑडिटर अंकेक्षण कार्य करेगा तो दोस्तों अंकेक्षण कार्य की रिपोर्ट जमा कराएगा, अंकेक्षण वर्किंग पेपर से जमा नहीं कराएगा। जिस प्रकार से अपन पेपर के पीछे 3-4 पेज होते हैं रफ कार्य के लिए, तो वो अपन जमा थोड़ी कराते हैं, वो तो घर लेके आते हैं, और मुख्य आंसर शीट होती है जो अपन जमा कराते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों अंकेक्षण कार्यकारी प्रपत्र वर्किंग पेपर्स होते हैं। ये अंकेक्षक की संपत्ति होती है, सीए की संपत्ति होती है, पर्सनल वो निजी सामग्री है उसको जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ये डॉक्यूमेंट या तो अंकेक्षक द्वारा या उसके स्टाफ द्वारा अंकेक्षण के दौरान तैयार किए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट कब तैयार किए जाते हैं दोस्तों, ये अंकेक्षक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन किसके, ये डॉक्यूमेंटेशन या तो अंकेक्षक द्वारा या उसके स्टाफ द्वारा तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा तैयार किया जाते हैं, स्टाफ द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट या तो अंकेक्षक के द्वारा तैयार किए जाते हैं या स्टाफ द्वारा अंकेक्षक के दौरान तैयार किए जाते हैं। ये हो गया अंकेक्षण वर्किंग पेपर्स के बारे में। तो दोस्तों ऑडिट वर्किंग पेपर्स पर ऑडिटर का क्या होता है, अधिकार होता है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स पर किसका अधिकार होता है, ऑडिटर का अधिकार होता है। दोस्तों ऑडिटर का अधिकार होता है, ये उसके तैयार कौन करेगा, तो दोस्तों जो अंकेक्षण कार्यकारी पत्र तैयार कौन करेगा, तो दोस्तों जो अंकेक्षण का कार्य कर रहे हैं वही तो सदस्य करेंगे, या तो सीए करेगा या उसके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं वो सब ऑडिट वर्किंग पेपर तैयार करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट या तो अंकेक्षक द्वारा या उसके स्टाफ द्वारा अंकेक्षण के दौरान तैयार होते हैं, अंकेक्षण कार्य करते करते इनका उपयोग करते हैं और ये तैयार होते हैं। ऑडिटर वर्किंग पेपर्स पर ऑडिटर का अधिकार होता है, राइट होता है, वो वह नियुक्तिकर्ता को देने के लिए बाध्य नहीं होता है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स सीए की संपत्ति होती है, वो निजी संपत्ति होती है, वो देने के लिए बाध्य नहीं होता है। दोस्तों
ऑडिट वर्किंग पेपर्स पर ऑडिटर का क्या होता है, अधिकार होता है, वह नियुक्तिकर्ता को देने के लिए बाध्य नहीं है। ऑडिट वर्किंग पेपर संस्था के रिकॉर्ड व अंकेक्षक की रिपोर्ट के बीच की कड़ी है दोस्तों। अंकेक्षक संस्था के जो रिकॉर्ड होते हैं उनके और अंकेक्षक की रिपोर्ट के बीच की कड़ी किस प्रकार है दोस्तों। संस्था के रिकॉर्ड में से ही तो सूचनाएं उठा करके वर्किंग पेपर्स बनाता है। ऑडिट पेपर, वर्किंग पेपर, इनमें से सूचनाएं उठा करके वर्किंग पेपर्स बनाता है, जो उसको अंकेक्षण कार्य करते हुए जो सूचनाएं काम आएंगी उन सूचनाओं को संस्था के रिकॉर्ड में से उठाता है। तो ये वर्किंग पेपर क्या हुआ, अंकेक्षक रिपोर्ट और अंकेक्षण संस्था के रिकॉर्ड के बीच की कड़ी हो गई। दोस्तों ऑडिट वर्किंग पेपर कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना चाहिए, ये कंपनी अधिनियम में नहीं बता रखा है, लेकिन परंतु स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में संख्या 230 में यह लिमिट 7 वर्ष बता रखी है। दोस्तों सीए होगा, जो अंकेक्षक होगा, उसको ऑडिट वर्किंग पेपर्स उसकी संपत्ति होते हैं और उसको 7 वर्ष तक सुरक्षित रखने होंगे, ऐसा कंपनी अधिनियम में नहीं कहा गया है, परंतु ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 230 के अंतर्गत यह बात कही गई है। दोस्तों कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 128 में यह बताया गया है कि कंपनी को 8 वर्ष तक लेखा पुस्तक सुरक्षित रखनी है। कितने वर्षों तक अपनी लेखा पुस्तकें कंपनी को सुरक्षित रखनी है। कंपनी अधिनियम की धारा 128 में कहा गया है कि कंपनी को कितने वर्ष तक, 8 वर्ष तक लेखा पुस्तकें क्या रखनी है, सुरक्षित रखनी है। तो दोस्तों ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ये बात कही गई है। ये पॉइंट्स दोस्तों अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स के संबंध में थे। अब दोस्तों इन ऑडिट वर्किंग पेपर्स का ये जो अपना मैटर है, इसको अपन एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूं। 2 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। दोस्तों अंकेक्षण कार्यकारी पत्र होते क्या है, याद करते हुए चलें, साथ साथ दोस्तों याद करते हुए चलें। ये कार्यकारी पत्र होते क्या है, सदैव लिखित में होते हैं दोस्तों। प्रपत्र हो गया, पेपर हो गया, तो लिखित में ही होंगे। एक पॉइंट, ये अंकेक्षक की क्या होती है, निजी संपत्ति होती है। सीए बनाता है, जो अंकेक्षण कार्य करता है, तो उसके एक तरह से ये वर्किंग नोट होते हैं। ये वर्किंग नोट होते हैं, कार्यकारी नोट होते हैं, तो ये उसकी अंकेक्षक की संपत्ति होते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन अंकेक्षक द्वारा, उसके स्टाफ द्वारा, या तो अंकेक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं या उसका स्टाफ ये तैयार करता है। अंकेक्षण के दौरान तैयार होते हैं, अंकेक्षण करते जाते हैं, तो इन सूचनाओं का उपयोग होता रहता है। ये सूचनाएं जो अंकेक्षण के दौरान लिखनी है, जो रिपोर्ट में लिखनी है, उनको नोट करते हुए चलते हैं, तो वो भी अंकेक्षण कार्यकारी प्रपत्र हो गए। ऑडिट वर्किंग पेपर्स पर किसका अधिकार होता है, ऑडिटर का अधिकार होता है। नियुक्तिकर्ता को, जिसने अंकेक्षक को नियुक्त किया है अंकेक्षण कार्य के लिए, उसको देने के लिए ये बाध्य नहीं है। दूसरा, ऑडिट वर्किंग पेपर संस्था के रिकॉर्ड और अंकेक्षक की रिपोर्ट की क्या है, बीच की कड़ी है। संस्था के रिकॉर्ड्स में से तैयार करके ये सूचनाएं निकाली जाती है जो अंकेक्षण कार्य में उसके आवश्यक होंगी, और फिर लास्ट में रिपोर्ट देता है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार करता है अंकेक्षक, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। ऑडिट वर्किंग पेपर कितने वर्षों तक सुरक्षित रखना चाहिए दोस्तों, ये कंपनी एक्ट में नहीं दे रखा है, कंपनी अधिनियम में नहीं दे रखा है, लेकिन ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के 230 में यह दे रखा है। 7 वर्ष बताई गई है। इसकी लिमिट कितने वर्ष बताई गई है, 7 वर्ष तक इसकी लिमिट बताई गई है। दोस्तों कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 128 में यह बताया गया है कि कंपनी को 8 वर्ष तक अपनी लेखा पुस्तकें सुरक्षित रखनी होंगी। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 128 में यह बताया गया है कि कंपनी को 8 वर्ष तक अपनी लेखा पुस्तकें क्या रखनी होंगी, सुरक्षित रखनी चाहिए। यह तो हो गया दोस्तों ऑडिट वर्किंग पेपर्स के बारे में। अब मामला सेट करेंगे आगे। अंकेक्षण कार्यकारी प्रपत्र फाइल, ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल क्या होती है दोस्तों, ऑडिट वर्किंग पेपर जिन फाइलों में रखे जाते हैं उन फाइलों को ऑडिट वर्किंग पेपर कहते हैं।
अंकेक्षण कार्यकारी प्रपत्र फाइल क्या होती है दोस्तों? ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल क्या होती है? ऑडिट वर्किंग पेपर जिन फाइलों में रखे जाते हैं उस फाइल को दोस्तों, ऑडिट वर्किंग पेपर जिस फाइल में रखे जाते हैं उस फाइल को ही क्या कहते हैं? ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल कहते हैं। यदि ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट होता है दोस्तों, ऑडिटर का उसी संस्था में अगले साल भी अंकेक्षण का कार्य उसी सीए को दे दिया जाए तो इस फाइल को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वो 2 श्रेणियों में फाइल को बांटेगा। तो अगर आपसे पूछे ऑडिट वर्किंग पेपर्स फाइल के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, आपको याद रखना है। एक तो होता है परमानेंट ऑडिट वर्किंग पेपर्स फाइल, स्थायी और चालू। 2 प्रकार के ऑडिट वर्किंग पेपर होते हैं दोस्तों। आपसे पूछे ऑडिट वर्किंग पेपर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के आपको याद रखना, स्थायी और चालू, परमानेंट ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल और करंट ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल। स्थायी कौन से होते हैं? इसमें वे सूचनाएं होती है जो स्थायी प्रकृति की होती है, उसमें वर्ष दर वर्ष परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। स्थायी सूचनाएं वे होती हैं जो बदलती नहीं है, हर साल उस कंपनी के संबंध में, उसी संस्था के संबंध में वो सूचनाएं वो की वो रहती हैं। तो कंपनी की दशा में दोस्तों पार्षद सीमा नियम, दोस्तों ये पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम होते क्या है दोस्तों? ये कंपनी के आंतरिक नियम और बाह्य नियम होते हैं। ये जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम कंपनी को तैयार करने होते हैं। ये कागज होते हैं कंपनी के मुख्य कागज होते हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। इनमें अब कंपनी कितनी पूंजी लगाई जाएगी, कंपनी किस क्षेत्र में कार्य करेगी, कंपनी के उद्देश्य क्या है, कितनी पूंजी लगाई जाएगी, किस सीमा तक कार्य करेगी, इसका ऑफिस कहाँ पर होगा, मुख्य ऑफिस, ये सब इसकी जानकारियां होती है पार्षद सीमा और पार्षद अंतर नियम में। तो दोस्तों ये बदलते नहीं है, कंपनी के लगातार वही बने रहते हैं। तो दोस्तों इनकी कॉपी किसमें होती है? स्थायी वर्किंग पेपर्स होती है। स्थायी वर्किंग पेपर्स होती है, परमानेंट ऑडिट वर्किंग पेपर्स फाइल होती है। दूसरा होता है अन्य संस्थाओं की दशा में, जैसे कंपनी नहीं है तो अन्य संस्थाओं के इनके तो नियम पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में लिखे हुए होते हैं कंपनी के। अगर कंपनी के अलावा साझेदारी फर्म है, कोई एकल व्यवसाय है, कोई ट्रस्ट है, तो उसके लिए क्या होते हैं? नियम और उपनियम होते हैं। तो उपनियमों और उपनियमों की कॉपी वो भी परमानेंट वही बने रहते हैं, नियम थोड़ी बदलते हैं बार बार, हर साल नियम नहीं बदलते। पिछले वर्ष के वित्तीय वर्षों की अंकेक्षण रिपोर्ट, दोस्तों पिछले वर्ष जो ऑडिट हो गई, अंकेक्षण पिछले साल का अंकेक्षण किया था और उसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी, तो वो रिपोर्ट हमेशा वही रहेगी, वो चेंजमेंट नहीं होता है। पिछले वित्तीय वर्ष की कॉपी लाभ हानि खाते की और पिछले वर्ष का लाभ हानि खाता और चिट्ठा जो बन गया तो उसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होता है, वो का वो बना रहता है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट से क्या होते हैं? स्थायी वर्किंग पेपर्स होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्थायी और चालू। स्थायी कैसे होते हैं? जो स्थायी प्रकृति के होते हैं, वर्ष दर वर्ष परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कौन कौन सा आता है? तो आपको याद रखना है, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम की कॉपी, अन्य संस्थाओं के मामले में नियम और उपनियम की कॉपी, पिछले वित्तीय वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट, पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की कॉपियां इसके अंतर्गत आती है। पूर्व अंकेक्षक के साथ किए गए वार्तालाप, संस्था के संगठनात्मक रचना, संस्था की संगठनात्मक संरचना। अब आता है दोस्तों करंट वर्किंग ऑडिट पेपर्स। दोस्तों इसमें सूचनाएं आती हैं केवल उसी वर्ष से संबंधित होती है, अगले वर्ष काम नहीं आएंगी। मान लीजिए अगले वर्ष ना तो वो काम आएंगी, ना आगे आने वाले वर्षों में इनका उपयोग किया जाएगा, केवल उस वर्ष से संबंधित होती है और उसी वर्ष वो काम आएगी। अगली साल जब अंकेक्षण कार्य करेंगे उसी संस्था का, तो वो ऐसी सूचनाएं जो उसमें इन सूचनाओं का उपयोग नहीं होता, तो वो होती है करंट ऑडिट वर्किंग पेपर्स, जिसमें अंकेक्षण कार्यक्रम की कॉपी। दोस्तों अगली साल अंकेक्षण करेंगे तो अलग से कार्यक्रम बनेगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये करंट ऑडिट वर्किंग पेपर हो गया। स्टॉक मूल्यांकन की कॉपी, दोस्तों अगले साल वापस से स्टॉक मूल्यांकन होगा और हो सकता है नई विधि से भी हो, तो ये भी अगले साल काम नहीं आएगी। तो ये करंट ऑडिट वर्किंग पेपर से नियोक्ता से पूछे गए सवाल, नियोक्ता से सवाल पूछे हैं इस वर्ष के लेखों जोखों से संबंधित, वो भी अगली साल काम नहीं आएंगे। अगली साल से दोबारा से अगली साल के लेखों के आधार पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अंकेक्षण वर्किंग पेपर्स का ये हो गया करंट अंकेक्षण वर्किंग पेपर्स। तो आपको याद रखना है करंट ऑडिट वर्किंग पेपर्स और स्थायी ऑडिट वर्किंग पेपर्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स में से पूछेगा आपको जो दे रखे लगभग 90%। तो और
ये होता क्या है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये ऑडिट वर्किंग पेपर कितने प्रकार के होते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर किसकी संपत्ति होती है, यहाँ से पहले भी प्रश्न पूछा गया है, ये अंकेक्षक की संपत्ति होती है, इस पर संस्था का कोई अधिकार नहीं होता ऑडिट वर्किंग पेपर्स पर। अब दोस्तों अंकेक्षण पुस्तिका ऑडिट नोटबुक, ये बाइंडिंग बुक होती है। कैसी बुक होती है? बाइंडिंग होती है, एक रजिस्टर टाइप में होती है। ऑडिट नोटबुक ये 40 लेखांकन फाइल से बनाई जाती है, मतलब इसमें इसी वर्ष के ऑडिट नोटबुक होती है जो अपन करंट चालू अंकेक्षण फाइल यानी कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स से ये बनाई जाती है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स होती है, करंट ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं, उसी से ऑडिट नोटबुक बनाई जाती है, उसी में से सूचनाएं आवश्यक जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी है वो इसमें लिख दी जाती है। चालू वर्ष की फाइल से बनाया जाता है। अंकेक्षण के दौरान आई समस्याओं का विवरण होता है इसमें, उन जिनका समाधान भविष्य में होना है। ऐसी समस्याएं जो अभी तक ऑडिट करते समय, ऑडिट का कार्य चल रहा है, मान लो रिपोर्ट अपन ने तैयार नहीं की, अभी अंकेक्षण कार्य चल रहा है, तो अंकेक्षण कार्य के दौरान कुछ ऐसी सूचनाएं मिली, कुछ फ्रॉड्स मिले, कुछ गलतियां मिली, तो उनके बारे में वो लिखता हुआ चलता है, और उनका जिनका समाधान नहीं हुआ है तो उनको वो किस में लिख देता है? ऑडिट नोटबुक में लिखता हुआ चलता है। बाइंडिंग बुक होती है, अंकेक्षण फाइल से बनाई जाती है, उन्हीं में से अंकेक्षण कार्य करते समय जिनका समाधान नहीं हुआ है, जिन समस्याओं का वो लिखते हुए चलता है, समाधान भविष्य में होना बाकी है। ये भी सुभी सूचनाएं आती है जिसमें अंकेक्षक को याद रखना है, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट तैयार होनी है, जिससे ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट नोटबुक से ही ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी। जो सूचनाएं याद रखनी है, फ्रॉड है तो फ्रॉड के बारे में ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होगा, ऑडिट रिपोर्ट में तो वो ऑडिट नोटबुक में लिखा जाता है। मतलब एक तरह से अंकेक्षण कार्य करते समय ऑडिट वर्किंग पेपर तैयार की जाते हैं। इन ऑडिट वर्किंग पेपर्स से ऑडिट रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली आवश्यक सूचनाएं उठा करके किस में रखी जाती है? ये रखी जाती है ऑडिट नोटबुक, और ऑडिट नोटबुक से आवश्यक सूचनाएं जिनका समाधान नहीं होता तो अपनी राय प्रकट करते समय ऑडिट रिपोर्ट में लिख देता है, ऑडिटर रिपोर्ट में लिख दी जाती है। तो दोस्तों ये ऑडिट वर्किंग पेपर से तैयार की जाती हैं। इसमें जिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ वहां पे वो यहाँ पे भेज दी जाती है। अगर लास्ट तक ऐसी समस्याएं, ऐसे फ्रॉड्स हैं जिनका समाधान नहीं होता है तो वो अपनी राय रखते समय ऑडिट रिपोर्ट में लिख के दिखा देगा कि इस कंपनी में इतने करोड़ का फ्रॉड हो रखा है, अपनी राय प्रकट कर देगा। तो ये हो गया अंकेक्षण पुस्तिका। अब इसके उदाहरण क्या है? भावी संदर्भ की महत्वपूर्ण मामले, ऑडिट प्रारंभ करने की, समाप्त करने की तारीख, खोए हुए प्रपत्रों, बिलों की सूची होती है, महत्वपूर्ण गड़बड़ी, भावी संदर्भ के महत्वपूर्ण मामले होते हैं जो भविष्य में किए जाने हैं, भविष्य में जिनको वापस से चेक करना है, ऐसे मामले। समाप्ति की तारीख, खोए हुए प्रपत्रों, बीजों की सूची किसमें लिख दी जाती है? ऑडिट नोटबुक में लिख दी जाती है। कोई गड़बड़ी पता लगी है तो वो भी ऑडिट नोटबुक में लिख दी जाती है। और अंकेक्षण प्रक्रिया में होता क्या है दोस्तों? तीन प्रणाली काम में ली जाती है। सबसे पहले होती है नियमित जांच, रूटीन चेकिंग। तो दोस्तों तलपट, जर्नल, खाता बही, अपन ये शुरू में पढ़ा था, ये मैंने इसीलिए समझाया था आपको कि आगे काम आएंगे। जर्नल, खाता बही और तलपट, यहाँ तक के कार्य की जब जांच पड़ताल की जाती है तो रूटीन चेकिंग कहलाती है। इससे आगे की पीएनएल खाते की जांच पड़ताल की जाती है, बैलेंस शीट की जांच पड़ताल की जाती है, वो डिटेल चेकिंग कहलाती है। सैंपल चेकिंग क्या होती है? कोई भी एक चीज का एक तरह सैंपल लेके नमूने के रूप में अपन कुछ चीजों को, कुछ ट्रांजेक्शन्स को चेक कर लें, कुछ मामलों में कुछ ट्रांजेक्शन्स को ऐसे ही उठा के चेक कर लें, कुछ संपूर्ण पूरी जांच नहीं करके। तो दोस्तों ये तीनों अंकेक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत तीन प्रणाली होती है, रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, डिटेल चेकिंग। तो आपसे पूछे दोस्तों ये रूटीन चेकिंग क्या होती है? इसके अंतर्गत प्राइमरी बुक्स की चेकिंग यानी जर्नल और जर्नल की सहायक बहियों की जांच की जाती है। इसमें रूटीन चेकिंग में लेन देनों की जांच की जाती है, गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है, योग सही लगाया है नहीं खाता बही का ये चेक किया जाता है। आगे बैलेंस ले जाया गया अगले पेज पर, पेज भरने पर तो कैरीड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, तो वो उसकी जांच की गई है। यानी प्राथमिक पुस्तक से लेजर में बैलेंस को ले जाने की जांच की है। यानी लेजर में प्राथमिक पुस्तकों से जब दोस्तों जर्नल से
जर्नल के बाद में एंट्री किस में करते हैं, खाता बही में। तो यहाँ से यहाँ जब एंट्री की जा रही है तो सही ले जाई गई है यानी लेजर में। पेज भरने पर ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लिख रहे हैं, अगले पेज पर बैलेंस ले जाने के लिए, अगले वर्ष खाता बही का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए शब्द यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों इनकी जांच की है यानी सही राशि से लिखा है यानी सेकेंडरी बुक यानी खतौनी की जांच है कि इसमें सही खाता बही में खतौनी होती है तो इसकी सही रूप से जांच हुई है नहीं है, बैलेंस निकालने की जांच की जाती है। तो ये सब जांचें इसमें की जाती है। अब रूटीन चेकिंग के गुण विशेषताएं और लाभ क्या क्या है। दोस्तों रूटीन चेकिंग, दोस्तों सॉरी मैं भूल गया था। रूटीन चेकिंग के गुण विशेषताएं एवं लाभ की मैं अपना कुछ थोड़ा और रह गया, मैं सोचा अपन ने कंप्लीट कर लिया। रूटीन चेकिंग के गुण विशेषताएं लाभ क्या क्या होते हैं दोस्तों, ये अत्यंत सरल काम होता है दोस्तों। जर्नल में एक एक बाउचर से क्या करना पड़ता है, मिलान, बिलों से जर्नल में जो मदे लिखी गई मिलान करना होता है। तो ये सरल कार्य होता है, कोई भी कर सकता है मिलान। तो दोस्तों रूटीन चेकिंग क्या होता है, ये अत्यंत सरल कार्य होता है, साधारण योग्यता वाला व्यक्ति भी कर सकता है। ये अंतिम जांच का आधार होता है। तो जर्नल के आधार पर ही खाता बही बनती है और खाता बही के आधार पर ही लाभ हानि खाता बनता है और वित्तीय विवरण बनते हैं। तो दोस्तों अंतिम जांच का ये क्या है, आधार है, इसी के आधार पे चलता है। इसी की सहायता से ऑडिट रिपोर्ट बनती है दोस्तों। यहाँ से देखते जाएंगे, चाहे गलतियां मिलती जाएंगी उनका सुधार करते जाएंगे या जो फ्रॉड मिलेगा उसको लिखते जाएंगे, फिर उसको ऑडिट रिपोर्ट में लिखा जाएगा। तो इन्हीं के आधार पर क्या होता है, सहायता से ऑडिट रिपोर्ट बनती है रूटीन चेकिंग के आधार पे। इस पे सिंपल एरर, सामान्य गलतियां, सामान्य फ्रॉड आसानी से पता चल जाता है। सामान्य गलतियां होती है, सामान्य फ्रॉड बिलों से चेकिंग करेंगे, मिलान करेंगे, सही मिलान नहीं हो रहा या किसी का बिल नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में सामान्य फ्रॉड और सिंपल एरर को, गलती को ढूंढा जा सकता है। खतौनी की शुद्धता का प्रमाण है कि खाता बही में एंट्री बिल्कुल सही की गई है। रूटीन चेकिंग में ये टोटल वगैरह भी चेक किया जाता है। अंकों का फेरबदल आसानी से पता चल जाता है। कहीं राशि को जैसे गलती से 1600 रुपए लिखना था कहीं पे और लिख दिया क्या ऐसे, इस प्रकार से ऐसे लिख दिया गलती से, तो अंकों का फेरबदल टोटल जब करते हैं, दोनों खातों की मिलान करते हैं दोनों साइड की और टोटल करते हैं डेबिट और क्रेडिट पक्ष का, तो इसकी गलती का आसानी से पता लग जाता है। इसमें रूटीन चेकिंग में एक एक ट्रांजेक्शन को चेक किया जाता है, एक एक लेन देन को चेक किया जाता है। रूटीन चेकिंग के दोष क्या है, मशीनीकृत काम हो जाता है, नीरस हो जाता है। मिलान करना है पूरे दिन, अगर आपको कोई कार्य बिना दिमाग लगाए कहना है कि बस आप तो इनमें से इन बिलों से जर्नल की एंट्रियों का क्या कीजिए, मिलान कीजिए, यहाँ पे जो लिखी गई है वो यहीं पे सही लिखी गई है यानी, तो ये पूरे दिन एक तरह से मिलान करते करते नीरस कार्य हो जाएगा, मशीनीकृत कार्य हो जाएगा। तो रूटीन चेकिंग मशीनीकृत होता है, नीरस होता है। अंकेक्षण गण इसे क्या मानते हैं, घटिया स्तर का काम मानते हैं, रुचि नहीं लेते हैं इसमें। ये अब सीए क्या करता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाता है, नीचे वाले कर्मचारियों से, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इस चेकिंग में सैद्धांतिक और क्षतिपूर्ति अशुद्धियों का पता नहीं लगता। दोस्तों सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता क्या होता है कि किसी को लायबिलिटी में डालना था और संपत्ति में डाल दिया, संपत्ति पक्ष को मद को इधर डाल दिया, लेकिन डेबिट होनी थी वो डेबिट है, क्रेडिट होना था वो क्रेडिट है, तो योग मिल जाता है। तो ये सैद्धांतिक अशुद्धि और क्षतिपूरक। दोस्तों ये अकाउंटिंग में आप अशुद्धि शोधन नाम का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, क्षतिपूर्ति अशुद्धि कैसी होती है। मान ले 1600 रुपए डेबिट लिखने थे कहीं पे,
मान लीजिए 1600 रुपए लिखने थे राम के खाते में, लेकिन लिख दिया क्या, श्याम। श्याम के खाते में 1600 रुपए डेबिट में उसी साइड में लिख दिए। तो दोस्तों ये क्या हो गई, ये क्षतिपूर्वक अशुद्धि हो गई। लिखना तो इसके खाते में था, अब टोटल करेंगे तो ये 1600 रुपए ही मिलेगा। इस गलती की यहाँ पे क्षतिपूर्ति हो गई। तो दोस्तों इसको क्षतिपूर्वक अशुद्धि कहते हैं, यानी कि जिसका पता नहीं लगता है, लिखी तो जाती है राशि लेकिन गलत व्यक्ति के खाते में चली जाती है। सैद्धांतिक अशुद्धि में क्या होता है, गलत मद की दूसरी मद में ट्रांसफर हो जाती है गलती से। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं। तो ये सैद्धांतिक अशुद्धि, आपको तो बस ये लाइन याद रखनी है, रूटीन चेकिंग में सैद्धांतिक अशुद्धि और क्षतिपूर्वक अशुद्धि पकड़ में नहीं आती है। ये योजनाबद्ध तरीके से कोई फ्रॉड किया जाएगा तो वो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि फर्जी बिल लगाए जाएंगे, उसके लिए तो पूरी फ्रॉड को छुपाने के लिए प्लानिंग की जाएगी, वो रूटीन चेकिंग से पता नहीं लगेगी। अब दोस्तों अपन ने रूटीन चेकिंग पढ़ लिया, अब अपनी जो आगे की है ना टेस्ट चेकिंग अपन आप कल अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इसके अलावा डिटेल चेकिंग भी आप अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों ये सिंपल सिंपल बातें आप याद कर लेना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना। धन्यवाद दोस्तों। बिल्कुल यहीं से इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा, यही लाइनों को समझते हुए याद करते हुए चलना, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। ऑडिटिंग के में बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, अपन जो करा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में। कल वाली क्लास में अगर समय मिला तो और अच्छे से लेके आने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।